दिस इज योर लेक्चर 6। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई तक किया था। उसके बाद हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा। कंजम्पशन फंक्शन में आपने पढ़ा कि वो होता क्या है, उसका शेड्यूल आप कैसे बनाओगे और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। ये था उसका थ्योरेटिकल पार्ट कि ओके फाइन, कंजम्पशन फंक्शन को डिफाइन कैसे करोगे आप, फंक्शनल रिलेशन है वो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में। कंजम्पशन फंक्शन साइकोलॉजिकल लॉ भी होता है एक्सपेंडिचर का, ऐसा कीन्स ने कहा है। फिर आपने शेड्यूलिंग देखी और आपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखा, जिसमें आपको एक नया जो कंसेप्ट पता चला, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर योर कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर्स एंड हेंस यू डोंट हैव एनी सेविंग। ब्रेक इवन पॉइंट के अपवर्ड मूवमेंट से इकोनॉमी में पब्लिक के पास सेविंग्स आती है। ब्रेक इवन पॉइंट के डाउनवर्ड मूविंग से इकोनॉमी में पब्लिक के पास डिस सेविंग होती है। मींस ब्रेक इवन पॉइंट, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट वी हैव डिस सेविंग, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट वी हैव सेविंग। उसके बाद जो आपने पढ़ना है वो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंजम्पशन फंक्शन। ये जो कंजम्पशन फंक्शन है जो हम सबके लाइफ का एक पार्ट है। कंजम्पशन फंक्शन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, माई लाइफ, एवरीबॉडीज लाइफ, क्योंकि हम सभी क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। The moment we are doing any kind of expenditure, this consumption function has come into our lives. तो कौन से ऐसे फंक्शन हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस फंक्शन को डिटरमिन करते हैं, इस फंक्शन को अफेक्ट करते हैं और जिसके कारण हम अपने डे टू डे बेसिस में जो एक्सपेंडिचर्स करते हैं उसको या तो हम घटाते हैं या बढ़ाते हैं या उसके पैटर्न को चेंज करते हैं। So many different results we can have. So your topic is factors determining consumption function. जो पहला फैक्टर है वो ऑफ कोर्स क्या होगा, इनकम, क्योंकि आप एक्सपेंडिचर उतना ही करते हो जितना आपके पास इनकम हो। सो द फर्स्ट फैक्टर एंड द मोस्ट डिसाइसिव फैक्टर, ये पहला फैक्टर है और सबसे ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर है, इज योर इनकम। इनकम जैसे बढ़ेगा कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये फर्स्ट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। As your income increases, resultantly your consumption will most definitely increase. But income में आपने इससे पहले भी पढ़ा है, दो पार्ट्स होते हैं, टोटल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। जिसमें से डिस्पोजेबल इनकम क्या है ये आपको मैं बता चुकी हूँ। वैसा इनकम जो एक्चुअली आपके पास खर्च करने के लिए रहता है। सपोजिटली आपकी सैलरी है 50,000 पर मंथ, उसमें से 3,000 आपने इनकम टैक्स पे करना पड़ा, योर एक्चुअल इनकम इज नाउ 47,000। So your total income might be 50,000, but your purchasing capacity, your consumption capacity is your 47,000, which we call as disposable income. तो इनकम में जब हम ये कहते हैं कि आप जब ये बोल रहे हो कि इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, आपको एक और पॉइंट उसमें ऐड ऑन करना है, दैट इज टोटल इनकम के बढ़ने से तो कंजम्पशन बढ़ता ही है ऑफ कोर्स, लेकिन प्राइमरली जो आपका कंजम्पशन डिपेंड कर रहा है वो किस पे, डिस्पोजेबल इनकम पे। सो हायर द डिस्पोजेबल इनकम, हायर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये चीज आपने ध्यान में रखना है। स्टार मार्किंग इट, यू बेटर राइट इट डाउन इन योर नोट्स कि हायर द डिस्पोजेबल इनकम, हायर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया और ये सबसे ज्यादा डिसाइसिव फैक्टर है। डिसाइसिव का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जिसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड फैक्टर इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपको पता है इकोनॉमी में इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द रिच एंड द पुअर, ठीक है। अब जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को पढ़ते हो तो इसमें आपने दो कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। These two might sound similar, ये दोनों आपको सुनने में एक जैसा लग सकता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये सिमिलर है नहीं। देयर इज अ वेरी फंडामेंटल डिफरेंस और ये डिफरेंस को एक्नॉलेज करना, इसके डिफरेंस को समझना किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी एज ऑफ योर इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले ये समझिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं, उस तरह के वितरण को कहते हैं जहां पे सबको एक जैसा अमाउंट दिया जाता है। इक्वल अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू ऑल, सभी को हम एक जैसा अमाउंट दे रहे हैं
और ब्रैकेट में मैंने लिखा इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक नीड्स। जितनी भी इकोनॉमिक नीड्स हैं उसको आप ध्यान में नहीं रख रहे हो, आप ध्यान में क्या रख रहे हो कि आपने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी में, टू ऑल। अब इसको ऐसे समझिए, ए है, बी है, सी है। ए को भी 100 रुपीज दिया गया, बी को भी 100 रुपीज एंड सी को भी 100 रुपीज। यहाँ पे देखिए इक्वल अमाउंट सर्व हो रहा है, कंडीशन 100। लेकिन हो सकता है कि ए जो है उसको जरूरत हो सिर्फ 80 रुपए की, बी जो है वो उसको जरूरत हो 150 रुपए की, और सी जो है वो उसको जरूरत हो सिर्फ 50 रुपए की। तो ए, बी और सी इनका इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट हो सकता है। अब जैसे ही आपका इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट होगा तो आपकी जो जरूरतें हैं, जो सरकार की तरफ से आपको मदद चाहिए, वो जरूरतें में अंतर आपको देखने को मिलता है। somebody who is very rich does not need any kind of subsidiary or something, लेकिन वही जो लोग बहुत निम्न आर्थिक स्तर के लोग होते हैं उन्हें सरकार की तरफ से ज्यादा सब्सिडियरी, ज्यादा से ज्यादा टैक्स रिलीफ, ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है। तो जब हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि कौन कितना पुअर है, कौन कितना रिच है। लेकिन जब हम इस चीज को ध्यान में नहीं रखते कि कौन कितना रिच या कितना पुअर है, हम किस चीज को ध्यान में रखते हैं कि हमें सबने इक्वल अमाउंट पे करना है, देना है, उसको भी कॉल एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इसका एग्जाम्पल देखिए कि इससे क्या होगा। मान लीजिए ए के पास पहले से था 200, बी के पास था सिर्फ 50 रुपए और सी के पास था 500। अब इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ए के पास हो गया 300, बी के पास आया सिर्फ 150 और सी के पास हो गया 600। तो जो हमारे इकोनॉमी में डिफरेंस था ए बी सी में, ए यहां है, बी यहां है, सी यहां है, ये जो लेवल का डिफरेंस है, ये लेवल यहां, ये लेवल यहां, ये लेवल यहां, हमें इन सबों को एक लेवल पे लाना है। इकोनॉमिक इक्वालिटी हम क्यों करते हैं, सरकार जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है वो क्यों कर रही है, ताकि वो इक्वेट कर सके सभी को, ताकि हम अपने इकोनॉमी को बेटर हार्मोनी की तरफ ले जा सके। लेकिन इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन से हम लेवल में कोई डिफरेंस नहीं ला सके। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज गिवन टू ऑल, वेयर ऑल्सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक नीड्स। जब हम इकोनॉमिक नीड्स को ज्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं, इसमें सेम मनी सबको दिया जाता है, जिसकी वजह से जो लेवल है लोगों का उस लेवल में कोई चेंज हम नहीं ला सकते। जो नेक्स्ट है आपका वो है इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक नीड्स। अब हम यहाँ पे किस चीज पे जो अपना फोकस रख रहे हैं, यहाँ पे फोकस था आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे, यहाँ पे फोकस है आपका इकोनॉमिक नीड्स पे। देखिए फोकस कैसे शिफ्ट हो रहा। व्हेन वी आर डिस्कसिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, द फंडामेंटल फोकस इज ऑन द इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। व्हेन वी आर डिस्कसिंग इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द फंडामेंटल फोकस इज ऑन इकोनॉमिक नीड्स। अब इसमें क्या होगा कि सच डिस्ट्रीब्यूशन माइट नॉट बी इक्वल इन अमाउंट। इसमें जरूरी नहीं है कि मिलने वाला अमाउंट सभी को सेम हो फॉर ईच एंड ऑल। जिसको जितनी जरूरत होगी, अगर ए को 50 की जरूरत है तो उसे सिर्फ 50 रुपए दिए जाएंगे, बी को 200 की जरूरत है उसे 200 दिए जाएंगे, और सी को अगर 10 रुपए की जरूरत है तो उसे 10 दिए जाएंगे, या उसे अगर 0 रुपयों की जरूरत है तो उसे नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे 50, 0, 200 ये इक्वल अमाउंट ऑफ मनी नहीं है। लेकिन इससे हम किस बात पे हमने ध्यान रखा, क्यों हम ए को 50, सी को 0 और बी को 200 दे रहे हैं, क्योंकि हमने किस चीज पे फोकस करा, इकोनॉमिक नीड्स पे। अब इसको एक एग्जांपल से आप बहुत क्लियरली समझ सकते हो। You need use social media ना, तो सोशल मीडिया be फेसबुक be इंस्टाग्राम और wherever you have used the platform, आपको इस तरह का शायद एक मीम जरूर देखने को मिला होगा, जिसमें क्या होता है, there is this boundary, okay, and supposedly my drawing is not so good, so you have to imagine this कि इस तरफ कुछ भी हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है और whatever। यहाँ पे बाउंड्री है, बाउंड्री के पीछे 3 लोग खड़े हैं, एक की हाइट इतनी है, एक की हाइट इतनी है और एक की हाइट इतनी है। अब हमें इन तीनों को मदद करना है ताकि ये आराम से मैच एंजॉय कर सके। अगर हम इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ए को जितने
लेंथ का, हाइट का स्टूल दिया गया, बी को भी उतना ही बड़ा टेबल और सी को भी उतना ही बड़ा टेबल, लेकिन चूंकि इसके हाइट में डिफरेंस है तो एक तरह के सामान, एक तरह के हेल्प से इन तीनों का पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। बी ऑलरेडी लंबा था, वो और लंबा हो गया तो बहुत ज्यादा आराम से देख रहा है। सी एकदम सही हाइट पे था तो वो परफेक्टली देख रहा है, और एक छोटे हाइट का था तो वो हेल्प मिलने के बाद भी नहीं देख पा रहा। दिस इज वन एग्जाम्पल। दिस इज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज जो ए को मिला वही बी को मिला, वही सी को मिला, लेकिन क्या इससे आपका मोटिव सर्व हुआ? नो। नाउ वी कमिंग टू दिस, ए की हाइट इतनी थी, बी की हाइट इतनी एंड सी की इतनी, तो ए को इस हाइट का टेबल दिया गया, बी को एकदम कम हाइट का टेबल दिया गया और सी को ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम और इसको बीच का टेबल दिया गया। अब सबको उसकी जरूरतों के हिसाब से, उसकी जरूरतों को देखते हुए जब मदद की गई है, जो कि अनइक्वल है, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे अनइक्वल है, लेकिन अब ए भी आराम से मैच देख पा रहा है, बी भी आराम से मैच देख पा रहा है और सी भी आराम से मैच देख पा रहा है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी जो हमारा मोटिव था वो क्या था? सर्व हुआ। So this is the fundamental difference between equal distribution and equality of distribution. Now coming back to what effect will it have on consumption function? जब हम गरीबों के पास पैसे देते हैं, जब हम इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है? पुअर सेक्शन को ज्यादा मनी मिलता है और इनकी जो कि अधिक से अधिक जरूरतें अनफुलफिल्ड रहती है, इसीलिए इस मनी का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन वो क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर में यूज करते हैं। देखिए जो रिच है और उसका इनकम ये है, इसको इस पॉइंट से समझिए, तो वो इनकम का इतना पोर्शन एक्सपेंडिचर यूज कर रहा है, लेकिन वही जो पुअर है उसका इनकम इतना है तो वो इनकम का मैक्सिमम पोर्शन एक्सपेंडिचर में यूज कर रहा है। मतलब अगर मनी को हम यहां पहुंचाते हैं तो मनी हमारा किस तरह से यूज होगा? एक्सपेंडिचर में। सो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द थ्री: consumption function, equal distribution of income and expenditure. What is the correlation? First of all, if we focus on equality of distribution, more and more quantity of money will be given to the poor, because poor people have most of their requirements unfulfilled. उनके पास बहुत सारी जरूरतें ऐसी होती है जो पूरी नहीं हुई रहती, तो अगर उनके पास पैसे जाते हैं, they start fulfilling their needs. तो अगर यहाँ पे हम मेजॉरिटी ऑफ मनी दे रहे हैं तो अब हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ा मतलब कंजम्पशन फंक्शन पे कैसा इंपैक्ट देखने को मिला? पॉजिटिव। सो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंजम्पशन फंक्शन में सेकंड फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का हो सकता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन डिजायरेबल है? इक्वालिटी ऑफ distribution. So supposingly if I have to ask you a question इस topic से, तो I'll not ask you to tell me the factors that are decisive in consumption function. Rather I'll ask you कि what do you understand by equality of distribution? Equality of distribution से आप क्या समझते हैं? And also explain कि equality of distribution consumption function को कैसे impact करेगा। पहले आपने बताना है कि equality of distribution क्या है। Keep this example in your head. This is very helpful. देन यू विल से अगर हम ये कर रहे हैं तो पुअर के पास ज्यादा इनकम जाएगा, पुअर के पास जो इनकम जा रहा है उसका मैक्सिमम पोर्शन एक्सपेंडिचर में यूज होगा। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी जरूरतें अनफुलफिल्ड रहती है, जिसके कारण बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है उस पर कैसा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? पॉजिटिव। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका फिस्कल पॉलिसी। एक वर्ड आया यहाँ पे फिस्कल, but because I have already uploaded the video of money and banking, तो I'm very sure कि आपने वहाँ पे fiscal word सुना होगा। Fiscal is something which is related to money only, but money and governance. सरकार की जो नीतियां होती है पैसों से जुड़ी हुई, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं?
फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल का मतलब सिर्फ मनी नहीं बता देंगे आप, फिस्कल इज मनी एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है द पॉलिसी और whatever steps that the government is primarily taking for bettering the economy. फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है ये पहला स्टेप, व्हाट इज दिस, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। किस तरह की पॉलिसी है, इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए। इस पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, टैक्सेस का। अगर टैक्सेस बढ़ा दिए गए कंजम्पशन कम होगा, अगर टैक्सेस घटा दिए गए कंजम्पशन बढ़ जाएगा। आपने ब्रेक डाउन करके रखना है इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिस्कल पॉलिसी क्या है, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, किस चीज से जुड़ी हुई पॉलिसी है, टू रेगुलेट दी इकोनॉमी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक क्या आता है, टैक्सेस। अगर टैक्सेस बढ़ा दिया गया कंजम्पशन घट जाएगा, अगर टैक्सेस घटा दिया गया कंजम्पशन बढ़ जाएगा। सो इफ द फिस्कल पॉलिसी इज स्ट्रिक्ट, अब इसमें बोला कैसे जाता है, इफ द फिस्कल पॉलिसी इज स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब कि टैक्सेस ज्यादा है तो कंजम्पशन कम होगा। इफ द फिस्कल पॉलिसी इज लिबरल, लिबरल का मतलब आसान, ओके, तो कंजम्पशन ज्यादा होगा। अगर स्ट्रिक्ट है तो कंजम्पशन कम होगा। स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी माने टैक्सेस ज्यादा कंजम्पशन कम, लिबरल फिस्कल पॉलिसी माने टैक्सेस कम कंजम्पशन ज्यादा। इन दोनों वर्ड को ध्यान में रखिएगा, बिकॉज यहाँ पर जो वीडियो में आपको बताया जा रहा है दैट इज टू ब्रेक डाउन द कंसेप्ट फॉर यू, ताकि आप समझ सके। लेकिन कंसेप्ट को समझना और उसको प्रेजेंट करने में फर्क होता है। whenever you are trying to write the answer or you are trying to explain it to somebody else, you'll have to use sentences. आपने क्या यूज करना होगा, sentences यूज करना होगा। तो उस सेंटेंस मेकिंग में आपको इन वर्ड्स का यूज करना है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मानिए बैंकिंग आपने पढ़ा है, आई होप आपको याद हो, बोरिंग रेट एंड लेंडिंग रेट, दो तरह के रेट्स होते हैं। फॉर योर क्विक रिवाइज, बैंक और पब्लिक। ये क्लास तो है नहीं ताकि मैं पूछ सकूं कि कितने लोगों को याद है, अदरवाइज आई मस्ट हैव आस्क्ड यू कि कितने लोगों को याद है कि बोरिंग रेट क्या और लेंडिंग रेट क्या है। बैंक जब पब्लिक को रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बोरिंग रेट कहते हैं, और बैंक जब पब्लिक से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है तो उस रेट को हम लेंडिंग रेट कहते हैं। अब देखिए, अगर बोरिंग रेट बढ़ गया मतलब पब्लिक अगर अपने पैसे बैंक को देती है तो उसे ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब उसको होने वाला प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो कंजम्पशन अपना घटाएगा, सेविंग्स बढ़ाएगा, और ये सेविंग्स किसको जाके देगा, बैंक्स को। ओके, अगर बैंक रेट बढ़ता है मतलब आपका प्रॉफिट, जो बोरिंग रेट बढ़ रहा है मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है यहाँ पे। तो अब आप अपने कंजम्पशन को कर्टेल करोगे। कर्टेल का मतलब होता है कम करना। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप बात करते हो कि कंजम्पशन को कम करना है, हम रिड्यूस वर्ड नहीं यूज करते। द वर्ड दैट इज प्रॉपर फॉर कटिंग डाउन ऑफ कंजम्पशन इज कर्टेलिंग। जैसे ही बोरिंग रेट बढ़ा, यहाँ पे बैंक से होने वाला प्रॉफिट जो पब्लिक को हो रही है वो बढ़ जाएगी, तो पब्लिक अपना कंजम्पशन कर्टेल करेगी, सेविंग्स बढ़ाएगी, और वो सेविंग्स जाके वो बैंक को देगी ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। तो बैंक में बोरिंग रेट बढ़ा, कंजम्पशन घट गया। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स इफेक्ट। लेंडिंग रेट में बैंक ने लेंडिंग रेट बढ़ा दिया, मतलब अब पब्लिक को बैंक से पैसे लोन लेने के लिए ज्यादा देने होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पब्लिक जो है वो लोन लेके उस पैसे का क्या करती है, कंजम्पशन ही करती है। अगर किसी एक ने इन्वेस्टमेंट करा तो वो दूसरे का कंजम्पशन बन गया। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, ठीक है, उसने एसबीआई से 100 रुपए का लोन लिया। अब ये लोन अपने पास ये सेविंग्स करके तो नहीं रखेगा, ये एक बेकरी खोलना चाहता है क्योंकि इसे ब्रेड्स बनाने हैं। तो अब ये फार्मर के पास जाएगा, क्यों, क्योंकि उसे व्हीट खरीदना होगा। अब ये फार्मर को जो 100 में से मान लीजिए 50 रुपए मिले, ये फार्मर इसको क्या करेगा, कंजम्पशन में यूज करेगा, और ये साइकिल कभी एंड नहीं होता। दिस इज अ वेरी लॉन्ग एंड नेवर एंडिंग साइकिल। सो जब आप लोन लेते हो, कोई भी इन्वेस्टर लोन लेता है, तो वो फर्दर आगे चल के किसी न किसी का कंजम्पशन बन जा रहा है। अब लोन लेते हुए अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा तो कंजम्पशन क्या होगा, अल्टीमेटली
यहाँ पे लोन्स कम लेंगे, यहाँ पे कंजम्पशन कम होगा। तो चाहे वो बोरोइंग रेट हो चाहे वो लेंडिंग रेट हो, दोनों में आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बोरोइंग रेट भी बढ़ेगा तो कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा फॉर अ डिफरेंट रीजन, और अगर लेंडिंग रेट भी बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगा फॉर अ डिफरेंट रीजन। ध्यान रखिएगा दोनों का रीजन क्या है, आपको एक्सप्लेन करना पता होना चाहिए। एंड लास्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर आपको पता होता है कि आने वाले समय में दाम बढ़ने वाले हैं तो आप प्रेजेंट में उस चीज को ज्यादा खरीद लेते हो। तो अगर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ने वाला है तो प्रेजेंट कंजम्पशन बढ़ जाता है, अगर एक्सपेक्टेड प्राइस घटने वाला हो तो प्रेजेंट कंजम्पशन घट जाता है। अगर मान लीजिए अनियन, बिकॉज अनियन में बहुत टाइम पे हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, एंड अनियन इज अ वेरी हाउसहोल्ड कमोडिटी जो हर घर में यूज होता है। अगर आपको पता है कि जून में अनियन सस्ता हो जाएगा तो अभी आप मई में उसको 10 केजी खरीद के नहीं रखोगे, आप 1-2 केजी खरीदोगे ताकि आपका मई का लास्ट वीक निकल जाए। जैसे जून में दाम कम होगा आप उसका कंजम्पशन तब करोगे। तो एक्सपेक्टेड प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो प्रेजेंट कंजम्पशन बढ़ जाएगा, एक्सपेक्टेड प्राइस अगर घटने वाला है तो प्रेजेंट कंजम्पशन भी घट जाएगा। एंड लास्ट इज क्रेडिट एंड इंस्टॉलमेंट बाइंग। क्रेडिट और इंस्टॉलमेंट बाइंग जो आपने मनी बैंकिंग में डेफर्ड पेमेंट पढ़ा, दैट इज क्रेडिट बाइंग, जहां पे आपके पास पैसे आज नहीं है लेकिन आपको बैंक ने एक कार्ड दे दिया है कि आप इस कार्ड को दिखा के चीज कोई भी सामान खरीद लो, पेमेंट आप फ्यूचर में बाद में करना। तो इससे क्या होता है, मान लो किसी को मुझे बहुत जरूरत है, मैं वॉशिंग मशीन मुझे लेना है, बट आई एम एट अ स्कैरसिटी ऑफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड यूज करके वॉशिंग मशीन आज खरीद लूंगी और उसका पेमेंट अगले महीने करूंगी। पैसा नहीं होने के बावजूद मैंने कंजम्पशन किया, मतलब कंजम्पशन बढ़ गया, किसकी वजह से? क्रेडिट की वजह से। अब आ जाओ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको आप ब्रेक डाउन करके पे करते हो, एक ही साथ पे नहीं करते, मल्टीपल मेनी टाइम्स में पे करते हो। अब अगर मान लो मुझे सपोजिंगली आई हैव टू बाय अ हाउस बट आई डोंट हैव 50 लाख रुपीज, बट आई कैन पे एन अमाउंट लाइक मैं हर महीने 20,000 रुपए पे कर सकती हूँ, लेकिन एक ही बार में अगर 50 लाख देने की जरूरत है मैं नहीं दे सकती। अब मैं वो घर खरीद लूंगी किस तरह? इंस्टॉलमेंट में, और मैं 50 लाख को ब्रेक डाउन करके अलग अलग मंथ्स में या अलग अलग टाइम फ्रेम में पे करती जाऊंगी। तो इन दोनों चीजों की वजह से हुआ क्या, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो इंस्टॉलमेंट हो, दोनों चीजों की वजह से हो क्या रहा है कि आपका जो कंजम्पशन है वो बूस्ट हो रहा है। सो कितने फैक्टर्स हो गए कंजम्पशन फंक्शन को अफेक्ट करने वाले? इनकम में फोकस करना है आपने डिस्पोजेबल इनकम पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इसमें फोकस करना है आपको इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी उसमें आपने फोकस करना है टैक्सेस पे, स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी, लिबरल फिस्कल पॉलिसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें आपने फोकस करना है 2 रेट्स पे, बोरोइंग एंड लेंडिंग, दोनों की वजह से क्या होता है और क्यों होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ये इजी पॉइंट है, एंड लास्ट इज क्रेडिट एंड इंस्टॉलमेंट। क्रेडिट आपने मनी बैंकिंग में डेफर्ड पेमेंट पढ़ा है, वहां से इसको आप रिलेट कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स, इसको रिवाइज कीजिए, फिर कंटिन्यू